आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस तो आपको पता है कि जब हमारा ब्लड का पीएच 7.4 से लो हो जाए, कम हो जाए, इसको एसिडोसिस कहते हैं। इसकी दो मेन टाइप्स थी, मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी। मेटाबॉलिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का जो लिंक है वो रिस्पायरेशन से है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं इसको वेंटिलेशन कहते हैं, और जब वेंटिलेशन की रफ्तार नॉर्मल से कम हो जाए तो इसको हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि जब रिस्पायरेटरी रेट, जिस रफ्तार से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, वो कम पड़ जाए तो इसको हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। तो आपके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार रह जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो कार्बनिक एसिड बनाएगा, और कार्बनिक एसिड बनाने से जो है ना आपका ब्लड पीएच वो डाउन हो जाएगा। तो हम इस तरह कहते हैं कि अ फॉल इन ब्लड पीएच अकरिंग ड्यू टू रेज्ड, ज़्यादा हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पी को छोटा आपने लिखना है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? कंसिक्वेंट टू हाइपो वेंटिलेशन। देखिए, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि जब सांस बाहर निकालने की जो रफ्तार है वो कम पड़ जाए, ऑफ लंग्स एंड रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड causes respiratory acidosis. This occurs, इसकी ये कब होगा? It is occur in the following circumstances. तो इसकी एक वजह जो है ना, हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्शन, बंदिश होती है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में कोई बंदिश आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए ना, तो ये आपको पता है कि आपका जब लंग्स ख़राब होते हैं तो उसमें कोई डिजीज़ हो तो फिर आपकी रिस्पायरेशन सही नहीं होती। दिस में अकर इन निमोनिया, किसी को निमोनिया हो तो उसकी सांस सही नहीं निकलती। एम्फिसीमिया हो, एम्फिसीमिया ऐसी बीमारी है कि इसमें आपके जो लंग्स में अल्वियोलस से छोटे छोटे तेले होते हैं ना, अंगूर के दाने की तरह, तो वो जो है ना उसकी मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है, तो फिर उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, तो सांस ख़राब होता है। इस तरह अस्थमा, जिसको आप दमा कहते हैं, और जो रिस्पायरेशन की जो बीमारियाँ होती है उससे उन बीमारियों की वजह से जो है ना वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। दूसरी इसकी जो काज है वो है डिप्रेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये कब होता है? जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट। देखिए, किसी को सख्त खांसी हो ना तो डॉक्टर उसको कफ सिरप देता है, तो जो ही वो कफ सिरप वो इस्तेमाल कर ले तो उसकी खांसी जो है ना वो कम हो जाती है। खांसी क्यों कम हो जाती है ना, कि जो आपके ब्रेन का जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन टॉक्सिक ड्रग्स, उस ड्रग्स के आने से जो है ना आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सुन्न हो गया है ना, किसी ने नशा किया है। जो ज़्यादातर जो खांसी की कफ सिरप होते हैं ना, उस पर लिखा होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो ड्राइविंग न करें। ये क्यों? कि उसमें गनूनगी होती है, आपको जो है थोड़ा सा वो नींद सी आपके ऊपर कैफियत तारी हो जाती है। तो मार्फिन जो है ना वो डिप्रेस करता है, डिप्रेस द रिस्पायरेटरी सेंटर, ब्रेन के जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसको डिप्रेस करता है। तो उसके डिप्रेस होने से जो है ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो इससे जो है ना वो
रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का असर होगा। इस तरह कार्डियक अरेस्ट इसकी तीसरी वजह है, ड्यू टू सीवियर हाइपोक्सिया। जब आप ऐसी हालत में हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, तो फिर आपका जो है ना वो सांस बंद हो जाएगा, इसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। इस तरह बाज़ औक़ात जो है ना वीकनेस आती है, वीकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स। जो आपके चेस्ट मसल है जो रिस्पायरेशन में मदद देते हैं, जैसे स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए, उसके मसल हो गए ना, तो बाज़ बीमारियों में जैसे नमूनिया में जो है ना इन पोलियोमाइलेटिस और पोलियो में जो है ना ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस तरह टीबी में जो है ना आपके जो है ना डिजीज़ आने से आपके मसल जो है ना लंग्स के कमज़ोर पड़ जाते हैं सारे, तो इससे जो है ना वो इसकी बड़ी बड़ी वजह है। आपके पास जो है ना चौथी जो काज है वो है चेस्ट डिफॉर्मेलिटीज़। किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, या उसका जो चेस्ट है ना उसकी हड्डियाँ टूट जाए, रिब्स टूट जाए, तो फिर वो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो इसको चेस्ट डिफॉर्मेलिटीज़ कहती है। या बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि डॉक्टर कहता है मरीज़ को कि आपके लंग्स में जो है ना वो पानी आ गया है ना, या आपके लंग्स में पीप आ गया है, तो या खून जमा हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ चेस्ट एब्नॉर्मलिटीज़ कहती है। तो रेसिक ट्रामा मतलब आपके चेस्ट को जो है ना वो ज़ोर आ गया है ना, उस पर एक्सीडेंट में कोई हड्डी टूट गई है। अब इसका कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि अगर जिस्म में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाए इन वजह से, तो फिर क्या होगा, जिस्म फिर कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएगा। तो पहला जो है ना जिस्म में जो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर रह गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पे वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड उसने बना लिया होगा। कार्बोनिक एसिड जो है ना हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो जिस्म में ये दो चीज़ें ज़्यादा हो रही है। अभी जिस्म कुछ ना कुछ करेगा, तो ये क्या करेगा, पहला इंक्रीज इन रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी किडनी जो है ना रीनल मैकेनिज़्म में किडनी बाइकार्बोनेट को वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि बाइकार्बोनेट जो है ना हमें चाहिए। ये क्यों चाहिए, इसलिए कि जिस्म में जो है ना हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हो गया है। ये इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह क्या थी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस थी इसकी वजह। तो फिर किडनी क्या करेगा ना, तो बाइकार्बोनेट जो है ना बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन होगी, वो उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाई किडनी। तो ये दोनों जो है ना फिर क्या हो जाएंगे, एक को के साथ मिल के क्या बनाएंगे, HCO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड फिर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो एक तो ये वो मैकेनिज्म है कंपेंसेटरी। इस तरह दूसरा जो है ना रेज इन यूरिनरी एसिड। यूरिनरी एसिड आपको पता है कि यूरिन में जो एसिड सिक्रेट हो रहा था वो H2PO4 के फॉर्म में, और अमोनिया जो है ना अमोनिया, ये अमोनिया की मिकदार भी वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि एसिड को निकालने के लिए। देखिए अमोनिया वो बनाएगा, तो ये अमोनिया जो एसिड पैदा हुआ ये एसिड कहाँ से आया है, ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस से आया है, और ये किडनी ने प्रोड्यूस किया। तो ये दोनों मिलकर अमोनियम आयन बनाएंगे और ये एक्सक्रीट हो जाएगा। इस तरह हमारे साथ जो HPO4 है, HPO4 ये बफर है किडनी में, तो ये इसके हाइड्रोजन आयन जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस से बना है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, तो ये भी यूरिन में चला जाएगा। इस तरह जब जिस्म में ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे फिर स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर बाय कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इन डिप्रेशन टाइप। अभी आप कहें कि अजीब सी बात है,
पहले आपने कहा कि अगर लंग्स में या कोई और जगह पर ख़राबी आ जाए तो जिसम में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अभी आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसम से निकलेगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर जिसम में रह गया है और इसकी रहने की वजह हमने जो पिछले वीडियो में आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट हो या वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल हो या आपके लंग्स में कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से हो, ये ना हो कि मतलब जो चेस्ट डिफॉर्मिलिटी की वजह से हो, तो फिर जो है ना फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जिसम से फिर रिमूव कर, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। मतलब ये कि जिसम जो है ना इस अजाब से जो है ना जो हाइड्रोजन फार्म की हाइड्रोजन आयन की सूरत में जिसम में आई है, इसको ख़त्म करने की जिसम जो अमल करेगा वो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म कहलाएगा।